रिवाइज कीजिए 8.5 ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज को। सर्वे और एस्थेटिक्स यानी कि आंकड़े से पता चलता है कि ड्रग्स तथा अल्कोहल का प्रयोग स्पेशली यूथ में बढ़ रहा है। ये वास्तव में चिंता का विषय है क्योंकि इनके कई हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। प्रॉपर एजुकेशन तथा गाइडेंस से यूथ इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। जी हाँ, सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो that use of drugs and alcohols has been on the rise, especially among the youth. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle. पराया जिन ड्रग्स को अब्यूज़ किया जाता है उनका नाम बताइए। जी हाँ, पराया जिन ड्रग्स को अब्यूज़ किया जाता है वो हैं ओपिओइड्स, कैनाबिनोइड्स तथा कोका एल्केलॉइड्स। जी हाँ, ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपिओइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स। जी हाँ, ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपिओइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स। कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स में से मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? जी हाँ, कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स में से मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। जी हाँ, कॉमनली यूज्ड ड्रग्स में से अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो फंजाई से निकाले जाते हैं। बताइए ओपियोइड्स क्या होते हैं? जी हाँ, ओपियोइड्स ड्रग्स हैं जो कि बाइंड्स करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जी हाँ, ओपियोइड्स ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उपस्थित स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ते हैं। जी हाँ, ओपियोइड्स ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उपस्थित स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ते हैं। हीरोइन को कॉमनली क्या कहा जाता है और यह केमिकली क्या होता है? जी हाँ, हीरोइन जिसे कॉमनली स्मैक कहा जाता है वो केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, जो कि वाइट ओडोरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। जी हाँ, हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्नैक is chemically diacetyl morphine, which is white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine, which is extracted from the latex of poppy plants Papaver seminiferum. फिगर 8.8 देखिए। जी हाँ, हीरोइन है जिसे कॉमनली स्मैक कहा जाता है वो केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, जो कि वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। हीरोइन मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से प्राप्त होता है तथा मॉर्फिन पॉपी प्लांट पेपेवर सोमेनिफेरम के लैटेक्स से निकाला जाता है। बताइए हीरोइन किससे प्राप्त होता है? जी हाँ, हीरोइन जिसे कॉमनली स्मैक कहा जाता है वो केमिकली
डाइएसिटाइल मॉर्फिन है जो कि वाइट ओडरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। हीरोइन मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से प्राप्त किया जाता है। बताइए मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? जी हाँ, मॉर्फिन पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनिफेरम के लैटेक्स से निकाला जाता है। जी हाँ, मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनिफेरम। फिगर 8.8 देखिए। बताइए क्या आपके माइंड में ओपियम पप्पी का फिगर आ रहा है? फिर से बताइए क्या आपके माइंड में ओपियम पप्पी का फिगर आ रहा है? फिर से बताइए क्या आपके माइंड में ओपियम पप्पी का फिगर आ रहा है? चलिए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन बनाइए कम से कम 20 से 30 बार। बताइए हीरोइन क्या करता है और जनरली किसके द्वारा लिया जाता है? जी हाँ, जनरली स्नॉर्टिंग तथा इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है जो बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। जी हाँ, जनरली स्नॉर्टिंग तथा इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है जो बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। जी हाँ, जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। रिवाइज कीजिए कैनाबिनॉइड्स के बारे में। कैनाबिनॉइड्स क्या हैं? जी हाँ, कैनाबिनॉइड्स केमिकल्स के वो ग्रुप हैं जो मुख्य रूप से ब्रेन की उपस्थिति कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। जी हाँ, कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स which interact with cannabinoid receptor present principally in the brain। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स किससे प्राप्त होते हैं? जी हाँ, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स कैनबिस सैटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किए जाते हैं। जी हाँ, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर obtained फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ अ प्लांट कैनबिस सैटाइवा। फिगर 8.10 लीव्स ऑफ कैनबिस सैटाइवा का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? फिर से बताइए क्या आपके माइंड में लीव्स ऑफ कैनबिस सैटाइवा का फिगर आ रहा है? चलिए स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड स्ट्रक्चर को अपने नोटबुक में 20 से 30 बार बनाइए। साथ ही अपने माइंड में इसको कैप्चर कीजिए। फिगर 8.11 क्या आपके माइंड में आ रहा है फ्लावरिंग ब्रांचेस ऑफ दतूरा का? फिगर 8.11 क्या आपके माइंड में आ रहा है फ्लावरिंग ब्रांचेस ऑफ दतूरा का? कैनबिस प्लांट्स के फ्लावर टॉप्स लीव्स तथा रेजिन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या बनाया जाता है? जी हाँ, कैनबिस प्लांट्स के फ्लावर टॉप्स लीव्स तथा रेजिन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मेरिजुआना हैशिश चाराज तथा गांजा बनाया जाता है। जी हाँ, द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनबिस plants are used in various combinations to produce marijuana, hashish, कारास एंड गांजा। बताइए यह कैसे लिए जाते हैं?
जी हाँ, कैनबिस प्लांट्स के फ्लावर टॉप्स, लीव्स तथा रेजिन के अलग-अलग कॉम्बिनेशन से मैरिजुआना, हैशिश, कारास तथा गांजा बनाया जाता है। ये सामान्यतः इन्हेलेशन तथा ओरल इंजेक्शन द्वारा लिए जाने वाले ड्रग्स हैं। ये बॉडी के किसको प्रभावित करते हैं? जी हाँ, फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनबिस प्लांट यूज्ड होते हैं इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस marijuana, hashish, charas एंड गांजा। यह जनरली टेकन किए जाते हैं बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। ये जी हाँ, ये नॉन किए जाते हैं फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। जी हाँ, कैनबिस प्लांट्स के फ्लावर टॉप्स, लीव्स तथा रेजिन के अलग-अलग कॉम्बिनेशन से मैरिजुआना, हैशिश, चारास तथा गांजा बनाया जाता है। ये सामान्यतः इन्हेलेशन तथा ओरल इंजेक्शन द्वारा लिए जाते हैं। ये बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। रिवाइज कीजिए कोकेन को। कोका एल्किलोइड या कोकेन किससे प्राप्त की जाती है? जी हाँ, कोका एल्किलोइड या कोकेन कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त की जाती है। जी हाँ, कोका एल्किलोइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका। बताइए, एरिथ्रोजाइलम कोका ये मूल रूप से कहाँ का प्लांट है और यह किसमें इंटरफेयर करता है? जी हाँ, कोका एल्किलोइड या कोकेन कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त की जाती है। ये मूल रूप से साउथ अमेरिका का प्लांट है। यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। कोका एल्किलोइड और कोकेन इज obtained from coca plant erythroxylum coca, native to South America. It interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. कोकेन जिसे कॉमनली कोक या कैराक कहा जाता है यूजुअली किसके द्वारा लिया जाता है और यह क्या करता है? जी हाँ, कोकेन जिसे कॉमनली कोक या कैराक कहा जाता है इसे यूजुअली सांस द्वारा खींचा यानी कि स्नॉर्टेड किया जाता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है जिससे यूफोरिया यानी कि सुखाभास और हाई एनर्जी की फीलिंग आती है। जी हाँ, कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और कैराक इज यूजुअली snorted. It has a potent stimulating action on a central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. कोकेन की एक्सेस डोज लेने से क्या हो जाता है? जी हाँ, कोकेन की एक्सेस डोज लेने से विश्राम यानी कि हेलुसिनेशन हो जाता है। जी हाँ, एक्सेस डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशन। दो ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जिसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। जी हाँ, एट्रोपा बेल्लाडोना एंड दाचुरा में हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। जी हाँ, वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेल्लाडोना एंड दातुरा। जी हाँ, वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेल्लाडोना एंड दातुरा। फिगर 8.11। आजकल कैनाबिनोइड्स स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा दुरुपयोग की जाती है। जी हाँ, these days cannabinoids are also being abused by some sports persons.
4 ऐसे ड्रग्स का नाम बताइए जिसको डिप्रेशन और इनसोम्निया जैसे मेंटल इलनेस वाले पेशेंट की सहायता के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन इनका भी दुरुपयोग किया जाता है। जी हाँ, ड्रग्स जैसे बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइएज़ेपाइंस, एलएसडी यानी कि लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइलएमाइड्स और अन्य ऐसे ड्रग्स जो डिप्रेशन और इनसोम्निया जैसे मेंटल इलनेस वाले पेशेंट की सहायता के लिए प्रयोग की जाती है, इनका भी दुरुपयोग किया जाता है। जी हाँ, ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइएज़ेपाइंस and other similar drugs that are normally used as medicines to help patients cope with mental illness. Yeah, mental illness like depression and insomnia are often abused. बताइए मॉर्फिन क्या है? जी हाँ, मॉर्फिन बहुत प्रभावशाली सेडेटिव तथा पेन किलर है और जिन पेशेंट की सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत यूज़फुल है। जी हाँ, मॉर्फिन इज़ अ वेरी effective sedative and painkiller and is very useful in patients who have undergone surgery. हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाले कई प्लांट्स, फ्रूट्स तथा सीड्स का विश्व भर में फोक मेडिसिन, धार्मिक उत्सवों दैट इज रिलीजियस सेरेमनीज तथा रिचुअल्स में सैकड़ों वर्षों में यूज हो रहा है। जब ये मेडिसिनल यूज के बजाय दूसरे पर्पस से ली जाती है या इतनी मात्रा में ली जाती है कि व्यक्ति के फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है, तो इसे ड्रग एब्यूज कहते हैं। जी हाँ, सेवेरल प्लांट्स, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies, and rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts/frequency that impairs one physiological, psychological functions, it constitutes drug abuse. जी हाँ, several plants, fruits, and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies, and rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts/frequency that impairs one physiological, psychological functions, it constitutes drug abuse. चलिए रिवाइज कीजिए स्मोकिंग को। स्मोकिंग, इससे हार्ड ड्रग्स के सेवन का रास्ता खुल जाता है। टोबैको का यूज ह्यूमन बीइंग 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। टोबैको को स्मोक, च्यू और स्नफ की तरह उपयोग किया जाता है। टोबैको में बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनमें एल्कलॉइड तथा निकोटीन शामिल है। निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे एड्रिनालिन तथा नॉर एड्रिनालिन ब्लड में रिलीज होते हैं और दोनों ब्लड प्रेशर तथा हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। स्मोकिंग यूरिनरी ब्लैडर तथा थ्रोट के कैंसर, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करती है। टोबैको चबाने से ओरल कैविटी के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग से ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन घट जाती है जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति सिगरेट का पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी कानूनी चेतावनी यानी कि स्टैट्यूटरी वार्निंग पर न पड़े जो स्मोकिंग के विरुद्ध
वार्न करती है और बताती है कि यह किस प्रकार हेल्थ के लिए हानिकारक है। बताइए, टोबैको में कौन से केमिकल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? जी हाँ, टोबैको में बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एल्किलॉइड तथा निकोटीन शामिल है। निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे एड्रेनालिन तथा नॉर एड्रेनालिन ब्लड में रिलीज होते हैं और दोनों ब्लड प्रेशर तथा हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। जी हाँ, टोबैको contains a large number of chemical substances including nicotine and alkaloid. Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both of which raise blood pressure and increase heart rate. बताइए, स्मोकिंग से क्या होता है? जी हाँ, स्मोकिंग लंग, यूरिनरी ब्लैडर तथा थ्रोट के कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करती है। जी हाँ, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एटसेट्रा। जी हाँ, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एटसेट्रा। स्मोकिंग से ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन घट जाती है जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जी हाँ, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एटसेट्रा। स्मोकिंग increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. टोबैको चबाने से क्या होता है? जी हाँ, टोबैको चबाने से ओरल कैविटी के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ, च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। जी हाँ, च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। ओल्ड और यंग सबको स्मोकिंग के डेंजर्स और टोबैको च्यूइंग और इसकी एडिक्टिव नेचर के बारे में जानना चाहिए और इस हैबिट को अवॉइड करना चाहिए। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रीड ऑफ द हैबिट। रिवाइज कीजिए 8.5.1 एडोलेसेंस एंड ड्रग स्लैश अल्कोहल अब्यूज़ को। एडोलेसेंस क्या है और एडोलेसेंस पीरियड कब तक माना जाता है? जी हाँ, एडोलेसेंस एक पीरियड या एक प्रोसेस है जिसके दौरान एक चाइल्ड सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए अपने एटीट्यूड्स या बिलीव्स में मैच्योरिटी लाता है। 12 से 18 वर्ष की एज के पीरियड को एडोलेसेंस पीरियड माना जाता है। एडोलेसेंस चाइल्डहुड तथा एडल्टहुड को लिंक करने वाला ब्रिज है। एडोलेसेंस के साथ साथ उनमें अनेक बायोलॉजिकल तथा बिहेवियर चेंजेस आते हैं। एडोलेसेंस व्यक्ति के मेंटल तथा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण बहुत ही नाजुक समय यानी कि वल्नरेबल फेज है। यंगस्टर के ड्रग तथा अल्कोहल के लिए मोटिव होने के कारण क्यूरिसिटी, एडवेंचर, एक्साइटमेंट तथा एक्सपेरिमेंटेशन है। जी हाँ, एडोलेसेंस मीन्स बोथ a period and a process during which
A child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in society. The period between 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. यंगस्टर को ड्रग और अल्कोहल यूज़ की क्या मोटिव होती है? जी हाँ, यंगस्टर्स के ड्रग्स तथा अल्कोहल के लिए मोटिव होने का कारण है क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, एक्साइटमेंट तथा एक्सपेरिमेंटेशन। ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को लाभ के रूप में देखने से प्रॉब्लम्स और भी जटिल हो जाती है। ड्रग और अल्कोहल का पहली बार प्रयोग क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चे इसका उपयोग प्रॉब्लम फेस करने से बचने के लिए करने लगते हैं। पिछले कुछ समय से एकेडमिक्स या एग्जामिनेशन में सबसे आगे रहने का प्रेशर भी यंगस्टर्स को अल्कोहल या ड्रग को ट्राई करने के लिए फुसलाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। यूथ में ये सोच है कि स्मोक करना, ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ करना कूल तथा प्रोग्रेसिव है। यह इन आदतों शुरू करने का मुख्य कारण है। इस सोच को प्रमोट करने में टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट ने भी सहायता की है। एडोलेसेंस में ड्रग तथा अल्कोहल अब्यूज़ के अन्य कारणों में अनस्टेबल या अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर या मित्रों का दबाव भी शामिल है। जी हाँ, क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन constitute common cause which motivate youngsters towards drug and alcohol use. A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by a fact that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child starts using these to escape facing problems of late, stress from pressure to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. The perception among youth that it is a cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also a very way a major cause for youth to start these habits. Televisions, movies, newspapers, internet also help to promote this perception. Other factors that have been shown to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure. रिवाइज कीजिए 8.5.2 एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी को। ड्रग्स को बार बार क्यों लिया जाता है? जी हाँ, ड्रग्स को बार बार लिया जाता है क्योंकि इसके परसीव्ड बेनिफिट्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो व्यक्ति समझ नहीं पाता वो यह है कि अल्कोहल तथा ड्रग्स का एडिक्टिव नेचर इनहेरेंट होता है। जी हाँ, बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. एडिक्शन क्या होता है? जी हाँ, एडिक्शन या ड्रग या अल्कोहल के साथ एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, यानी कि
यूफोरिया और टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग। जी हाँ, एडिशन इज अ psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. These drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive. With the repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. Consequently, the receptors respond only higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs, even once, can be a force runner to addiction. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into vicious circle leading to their regular use, that is abuse, from which he या she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use. जी हाँ, एडिक्शन व्यक्ति को तब भी ड्रग तथा अल्कोहल के लिए प्रेरित करती है जब इनकी आवश्यकता नहीं होती या इनका यूज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाए। ड्रग्स के लगातार यूज से बॉडी में उपस्थित रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, इसलिए रिसेप्टर केवल हाई डोज पर ही रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक इनटेक और एडिक्शन जैसी समस्या आती है। लेकिन एक बात माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इन ड्रग्स को एक बार लेने के बाद भी एडिक्शन बन सकता है। एडिक्शन रेगुलर यूज या अब यूज करने वाले मानव को बुरा चक्र यानी कि विशियस सर्कल में खींच लेती है, जिससे पर्सन इससे बाहर निकलने में असक्षम हो जाता है। किसी गाइडेंस या काउंसलिंग के अभाव में पर्सन एडिक्टेड हो जाता है तथा उसके यूज पर डिपेंडेंट हो जाता है। डिपेंडेंसी क्या होती है? जी हाँ, डिपेंडेंसी यह बॉडी की वह टेंडेंसी है जो ड्रग या अल्कोहल के रेगुलर डोज को अचानक बंद किए जाने पर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षणीय तथा अनप्लीजेंट यानी कि अप्रिय विड्रॉल सिंड्रोम द्वारा दिखती है। जी हाँ, डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम if a regular dose of drugs या अल्कोहल इज abruptly discontinued। चलिए डिपेंडेंसी की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। जी हाँ, डिपेंडेंसी इसके कैरेक्टर है एनजाइटी यानी कि चिंता, शैकीनेस यानी कि कंपन, नौजिया और स्वेटिंग आना। ये कैरेक्टर ड्रग या अल्कोहल के दोबारा शुरू किए जाने पर ख़त्म हो जाते हैं। कुछ केसेस में विड्रॉल सिम्टम्स घातक और जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं तथा व्यक्ति को मेडिकल देखरेख की आवश्यकता हो सकती है। डिपेंडेंसी के कारण पेशेंट अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारे सोशल नॉर्म्स यानी कि सामाजिक मानदंड को ताक पर रख देता है। इसके अनेक सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, डिपेंडेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, shakiness, nausea, and sweating, which may be relieved when use is resumed again. In some cases, withdrawal symptoms can be sharp and even life-threatening, and the person may need medical supervision. Dependency leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his या her needs. This result in many social adjustment problems. रिवाइज कीजिए 8.5.3 इफेक्ट ऑफ ड्रग स्लैश अल्कोहल अब्यूज को। ड्रग्स तथा अल्कोहल अब्यूज के इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट बताइए। जी हाँ, ड्रग्स तथा
अल्कोहल के अब्यूज़ के इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट हैं रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म यानी कि बर्बरता तथा वायलेंस। ड्रग्स के एक्सेसिव डोज लेने से मानव कोमा में चला जाता है तथा रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या सेरेब्रल हेमरेज के कारण मृत्यु भी हो सकती है। ड्रग्स का कॉम्बिनेशन या अल्कोहल के साथ लेने से प्रायः ओवरडोजिंग हो जाती है या मृत्यु हो सकती है। जी हाँ, द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ reckless behavior, vandalism and violence. Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure, or cerebral hemorrhage. A combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even death. यूथ में ड्रग्स तथा अल्कोहल अब्यूज़ के मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस बताइए। जी हाँ, यूथ में ड्रग तथा अल्कोहल अब्यूज़ के मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस है एकेडमिक परफॉर्मेंस में कमी, बिना स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अब्सेंट होना, पर्सनल हाइजीन में इंटरेस्ट घटना, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिव एंड रिबेलियस यानी कि विद्रोही बिहेवियर, डिटेरियोरेटिंग यानी कि बिगड़ाव रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, हॉबीज में इंटरेस्ट घटना, स्लीपिंग तथा ईटिंग हैबिट्स में बदलाव, वेट तथा एपेटाइट यानी भूख में फ्लक्चुएशन यानी कि उतार चढ़ाव। जी हाँ, द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ drug and alcohol abuse among youth include a drop in academic performance, unexplained absence from school या college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight, appetite, etc. ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ के दूरगामी यानी कि फोर रीचिंग परिणाम क्या हो सकते हैं? जी हाँ, ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ के दूरगामी यानी कि फोर रीचिंग परिणाम हो सकते हैं। अब्यूज़र को ड्रग खरीदने के लिए पैसा न मिलने पर चोरी कर सकता है। ये एडवर्स इफ़ेक्ट यानी कि प्रतिकूल प्रभाव केवल एब्यूज़र तक ही सीमित नहीं रहते, कभी-कभी एब्यूज़र अपनी पूरी फैमिली तक फ्रेंड के लिए भी मेंटल एवं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कारण बन सकता है। जी हाँ, देयर में इवन बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग या अल्कोहल abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs, alcohol, he/she may turn to stealing. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, a drug or alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. इंट्रावेनस डेट इज नीडल तथा सिरिंज का यूज कर ड्रग लेने वाले को किसकी इन्फेक्शन की संभावना अधिक होती है? जी हाँ, इंट्रावेनस यानी कि नीडल तथा सिरिंज का यूज कर ड्रग लेने वालों को एड्स तथा हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन की संभावना अधिक होती है। जी हाँ, those who take drugs intravenously, that is a direct injection into the vein using a needle and a syringe, are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. एड्स तथा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड needles एवं
सिरिंजेस की शेयरिंग से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। एड्स एवं हेपेटाइटिस बी दोनों ही क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं तथा अल्टीमेटली फैटल यानी कि घातक होते हैं। एड्स एवं हेपेटाइटिस बी दोनों ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इंट्रावेनस यानी कि नीडल तथा सिरिंज का यूज़ कर ड्रग लेने वाले को एड्स तथा हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन की संभावना अधिक होती है। एड्स तथा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल्स एवं सिरिंजेस की शेयरिंग से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। एड्स एवं हेपेटाइटिस बी दोनों ही क्रोनिक इन्फेक्शन है तथा अल्टीमेटली फैटल यानी कि घातक होते हैं। एड्स एवं हेपेटाइटिस बी दोनों ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। जी हाँ, दोज हु टेक ड्रग्स intravenously, that is direct injection into the vein using a needle and syringe, are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. The viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected blood. बताइए क्या एडोलेसेंस के समय अल्कोहल के प्रयोग से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं? इसमें एडल्टहुड में हेवी ड्रिंकिंग की आदत पड़ जाती है। ड्रग्स तथा अल्कोहल की क्रोनिक यूज से नर्वस सिस्टम तथा किसको नुकसान पहुंचता है? प्रेगनेंसी के समय ड्रग्स तथा अल्कोहल के सेवन से fetus पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, एडोलेसेंस के समय अल्कोहल के प्रयोग से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इससे एडल्टहुड में हेवी ड्रिंकिंग की आदत पड़ जाती है। ड्रग्स तथा अल्कोहल के क्रोनिक यूज से नर्वस सिस्टम तथा लिवर दैट इज़ यानी सिरहोसिस को नुकसान पहुंचता है। प्रेगनेंसी के समय ड्रग तथा अल्कोहल के सेवन से fetus पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, the use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drug and alcohol damages nervous system and liver, that is cirrhosis. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. रिवाइज कीजिए स्पोर्ट पर्सन एज ड्रग एब्यूज़र को। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए किस ड्रग का मिसयूज़ करते हैं? जी हाँ, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ड्रग्स का मिसयूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा नारकोटिक एनाल्जेसिक्स स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स तथा सर्टेन हार्मोन के मिसयूज करने से मसल में बल्क एवं स्ट्रेंथ तथा एग्रेसिवनेस को बढ़ावा मिलता है, जिसके फलस्वरूप एथलीट का परफॉर्मेंस यानी कि खेल प्रदर्शन बढ़ जाता है। जी हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स तथा सर्टेन हार्मोन के मिसयूज करने से मसल में बल्क एवं स्ट्रेंथ तथा एग्रेसिवनेस को बढ़ावा मिलता है, जिसके फलस्वरूप एथलीट का परफॉर्मेंस यानी कि खेल प्रदर्शन बढ़ जाता है। मेल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने के साइड इफ़ेक्ट्स बताइए? जी हाँ, मेल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक नहीं यानी कि मुहासे। इंक्रीजेस एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, टेस्टिकल्स का
साइज घटना, स्पर्म का प्रोडक्शन घटना, किडनी एवं लिवर डिस्फंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना। लंबे समय तक सेवन से ये इफेक्ट परमानेंट हो सकते हैं। जी हाँ, इन मेल्स इट इंक्लूड्स एक्ने, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction of size of the testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunctions, breast enlargement, premature baldness, enlargement of prostate gland. This effect may be permanent with prolonged use. एडोलेसेंट मेल या फीमेल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के सेवन से कौन सी समस्या हो सकती है? जी हाँ, एडोलेसेंट मेल या फीमेल द्वारा कैटाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन से निम्न समस्याएं हो सकती हैं। फर्स्ट, सीवियर फेशियल तथा बॉडी एक्नी, लॉन्ग बोन्स के ग्रोथ सेंटर समय से पहले बंद यानी प्रीमेच्योर क्लोज होने से ग्रोथ रुक सकती है। जी हाँ, इन दी एडोलेसेंट मेल और फीमेल, सीवियर फेशियल एंड body acne and premature closure of the growth centers of the long bones may result in stunted growth. रिवाइज कीजिए 8.5.4 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को। पुरानी कहावत यानी कि ओल्ड इज एडेज कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यहाँ पर भी सच बैठती है। स्मोकिंग, ड्रग या अल्कोहल लेने की आदत पड़ने से संभावना यंग एज में अधिकतर किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस के समय अधिक होती है। इसलिए ऐसे सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना सबसे अच्छा है जो एडोलेसेंट को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर ले जाती है, ताकि समय रहते उसके चिकित्सीय उपाय यानी कि रेमेडियल मेजर लिया जा सके। इस मामले में पेरेंट्स तथा टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल है। ऐसी पेरेंटिंग यानी कि लालन पालन जिसमें पालन पोषण यानी कि नर्चुरेंस का स्तर ऊंचा एवं कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हो तो अल्कोहल या ड्रग या टोबैको की अबयूज़ का खतरा कम हो जाता है। यहाँ कुछ उपाय यानी कि मेजर्स दिए जा रहे हैं जो एडोलेसेंट में अल्कोहल एवं ड्रग की अबयूज़ को प्रिवेंट तथा कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद यानी चॉइस तथा अपना व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी होता है, जिसका सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट एवं प्रोत्साहन यानी कि इनकरेज करना चाहिए। बच्चों को स्टडी, स्पोर्ट्स या अन्य एक्टिविटीज़ में उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव यानी कि अनड्यू प्रेशर नहीं डालना चाहिए। सेकेंड, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। बच्चे को प्रॉब्लम्स एवं स्ट्रेस को फेस करना तथा डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा एवं फेलियर्स को जीवन का एक हिस्सा समझकर एक्सेप्ट करने की एजुकेशन तथा काउंसलिंग देनी चाहिए। यह भी उचित होगा कि चाइल्ड की एनर्जी को हेल्थ परस्यूट्स जैसे स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा तथा अन्य एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ की दिशा में भी लगाना चाहिए। थर्ड, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पियर्स। पेरेंट एवं पियर्स से इमीडिएट सहायता लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन यानी कि गाइड कर सके। क्लोज तथा ट्रस्टेड फ्रेंड्स से भी सहायता लेनी चाहिए। युवाओं की समस्या को सुलझाने के लिए प्रॉपर एडवाइज से उन्हें अपनी एंजाइटी यानी कि चिंता एवं गिल्ट यानी कि अपराध को एक्सप्रेस करने में सहायता मिलेगी। फोर्थ, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अलर्ट पेरेंट्स एवं टीचर्स को चाहिए कि ऊपर बताए गए डेंजर साइन को ध्यान दें और उन्हें पहचानें। अगर कोई परिचित ड्रग या अल्कोहल लेते हुए दिखे तो उस व्यक्ति के भले के लिए उसकी सूचना बिना हिचकिचाहट यानी कि हेजिटेट पेरेंट्स या टीचर को देनी चाहिए। इसके बाद बीमारी को पहचानने यानी कि डायग्नोज एंड मैलेरी तथा उसके पीछे के कारण
का पता लगाने के लिए उचित उपाय यानी कि एप्रोप्रिएट मेजर करने होंगे। इससे प्रॉपर ट्रीटमेंट या रिमेडियल स्टेप शुरू करने में सहायता मिलेगी। फिफ्थ, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। जो व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश ड्रग या अल्कोहल अब्यूज रूपी दलदल यानी कि क्वागमाइर में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट्स उपलब्ध हैं तथा डिडिक्शन एवं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ऐसी सहायता से अफेक्टेड इंडिविजुअल पर्याप्त प्रयासों से विल पावर द्वारा इस समस्या से छुटकारा यानी कि टेरिड पा सकता है तथा परफेक्टली नॉर्मल एवं हेल्दी लाइफ जी सकता है। रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। हेल्थ क्या है? जी हाँ, हेल्थ केवल अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि यह स्टेट है ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग का। जी हाँ, हेल्थ केवल अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि यह स्टेट है ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग का। मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस टू ह्यूमन बीइंग्स बताइए। जी हाँ, diseases like typhoid, cholera, pneumonia, fungal infections of skin, malaria and many others are a major cause of distress to human beings. जी हाँ, diseases like typhoid, cholera, pneumonia, fungal infections of skin, malaria and many others are a major cause of distress to human beings. मलेरिया किसके द्वारा कॉज्ड किया जाता है? जी हाँ, vector borne disease like malaria, especially one caused by Plasmodium falciparum, if not treated, may prove fatal. जी हाँ, vector borne disease like malaria, especially one caused by Plasmodium falciparum, if not treated, may prove fatal. डिजीज के प्रिवेंशन में कौन हेल्पफुल होते हैं? जी हाँ, besides personal cleanliness and hygiene, public health measures like proper disposal of waste, decontamination of drinking water, control of vectors like mosquitoes, and immunization are helpful in preventing these diseases. जी हाँ, besides personal cleanliness and hygiene, public health measures like proper disposal of waste, decontamination of drinking water, control of vectors like mosquitoes, and immunization are helpful in preventing these diseases. बताइए कौन प्लेस करता है the major role in preventing disease when we are exposed to disease causing agents? जी हाँ, आवर इम्यून सिस्टम प्ले करता है मेजर रोल को इन प्रिवेंटिंग दिस डिजीजेस व्हेन वी आर एक्सपोज टू डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। बताइए इनेट डिफेंस ऑफ आवर बॉडी क्या करता है? जी हाँ, इनेट डिफेंस ऑफ आवर बॉडी लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, antimicrobial substances present in our tears, saliva, and phagocytic cells help to block the entry of pathogens into our body. जी हाँ, innate defense of our body like skin, mucous membranes, antimicrobial substances
present in our tears, saliva, and phagocytic cells help to block the entry of pathogens into our body. यदि पैथोजन सक्सीड हो जाता है हमारे बॉडी में इंटर करने में, तो क्या होता है? जी हाँ, if the pathogens succeed in gaining entry to our body, specific antibodies, that is humoral immune response, and cells, that is cell mediate immune response, serve to kill these pathogens. जी हाँ, if the pathogens succeed in gaining entry to our body, specific antibodies, that is humoral immune response, and cells, that is cell mediate immune response, serve to kill these pathogens. बताइए, क्या इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होती है? जी हाँ, immune system has memory on subsequent exposure to same pathogen. The immune response is rapid and more intense. This forms the basis of protection afforded by vaccination and immunization. Among other diseases, AIDS and cancer kill a large number of individuals worldwide. जी हाँ, among other diseases, AIDS and cancer kill a large number of individuals worldwide. बताइए, एड्स किसके द्वारा कॉज्ड होता है? जी हाँ, एड्स कॉज्ड होता है बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, दैट इज HIV, जो कि फैटल होता है, लेकिन इसको प्रिवेंटेड किया जा सकता है इफ सर्टेन प्रिकॉशंस आर टेकन। जी हाँ, एड्स कॉज्ड होता है बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, दैट इज HIV, जो कि फैटल होता है, लेकिन इसको प्रिवेंटेड किया जा सकता है इफ सर्टेन प्रिकॉशंस आर टेकन। Many cancers are curable if detected early and appropriate therapeutic measures are taken. Are you agree with this? जी हाँ, many cancers are curable if detected early and appropriate therapeutic measures are taken. जी हाँ, many cancers are curable if detected early and appropriate therapeutic measures are taken. Of late, drug and alcohol abuse among youth and adolescents is becoming another cause of concern because of the addictive nature of alcohol and drugs and their perceived benefits like relief from stress. A person may try taking this in the face of peer pressure, examination related, and competition related stresses. Are you agree with this? जी हाँ, of late, drug and alcohol abuse among youth and adolescents is becoming another cause of concern because of the addictive nature of alcohol and drugs and their perceived benefits like relief from stress. A person may try taking these in the face of peer pressure, examinations related, and competition related stresses. In doing so, she या he may get addicted to them. Education about their harmful effects, counseling, and seeking immediate professionals and medical help would totally relieve the individual from these evils.